नमस्कार, काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी मानव शर्मा और आज हम आपसे बात करेंगे रीतिकाल के पार्ट 8 को लेकर के। रीतिकाल के लगातार वीडियोज हम पढ़ रहे थे और हमने देखा था वहाँ पर कि जो रीतिकाल आया था उसमें पद्माकर तक हम कल पढ़ चुके थे। तो पद्माकर से आगे की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप पधारे और क्लास जैसे कि आपको पता ही है स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, हम यहाँ पर आज पद्माकर की बात करेंगे और पद्माकर के अलावा जो भी और कवि लोग हैं उनकी भी हम बात करेंगे। पद्माकर तो हम केवल रिवीजन के रूप में देखेंगे क्योंकि पद्माकर हमने पहले पढ़ लिया था। आपको पता है कि होली त्यौहार का विशेषकर जो वर्णन हुआ है वो पद्माकर से बेहतर किसी ने नहीं किया है। यानी कि पद्माकर एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने होली त्यौहार का बहुत अच्छे से वर्णन किया है और बार त्योहारों में देखें तो महाराजा भीम सिंह के कहने पर उन्होंने गणगौर पर्व का भी बहुत अच्छा वर्णन किया था। तो पहली बात तो ये कि उस सब के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि आगे के कवियों में कौन कौन हैं। मैं बस आपके कमेंट ही देख रहा हूँ और आगे कवियों पर भी हम जाएंगे कि कौन से कवि ने क्या लिखा है। ओके, तो चलिए उन सभी पर बात करेंगे, उन सभी के बारे में सीखेंगे, देखेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके कमेंट मुझे दिख नहीं रहे थे दरअसल, तो इसलिए मुझे लगा कि चलिए थोड़ी सी बात हमें करनी है अभी वर्तमान में पद्माकर को लेकर के। पद्माकर बार त्योहारों में एक जो पंक्ति है उनकी कि लला फिर आइयो खेलन हो रही, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि पद्माकर ने न केवल जयपुर नरेश के पास रह कर के राजस्थान का नाम ऊंचा किया, पद्माकर ऐसे भी थे जिन्होंने जगत विनोद लिख कर के काव्य रसिकों को हंसने का मौका दिया, खुशी का मौका दिया। इसके बाद अगर अगले कवियों की ओर चलेंगे तो 3 भाइयों के नाम हम पढ़ते हैं, चिंतामणि, मतीराम और पतिराम। पतिराम का मतलब भूषण है। और उसके बाद में हम अगले कवियों पे आएंगे। यहाँ पर आप अगला हेडिंग डालिए रीतिकाल में चिंतामणि। इनको चिंतामणि कह सकते हैं आप, चिंतामणि त्रिपाठी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। आप चिंतामणि बोल दीजिए या चिंतामणि त्रिपाठी बोल दीजिएगा। ओके, अगर जीवन काल की बात करें तो 1600 से लेकर के 1685 ईस्वी का टाइम इनका रहा है चिंतामणि का। 1600 से 1685 ईस्वी के बीच में चिंतामणि मौजूद थे। जन्म स्थान अगर देखें तो इनका जन्म हुआ तीकवापुर। कहाँ पड़ता है सब तीकवापुर? कानपुर में पड़ता है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का हिस्सा है तीकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। अगर चिंतामणि के उपनाम को लेकर देखें तो एक इनका उपनाम है जिसका नाम है जो है मणिमाल। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आजकल खूब पूछते हैं कि भाई किसका उपनाम क्या है, बता दीजिए। तो चिंतामणि का उपनाम क्या है? मणिमाल। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, मणिमाल। जी हाँ, ये ध्वनिवादी आचार्य थे। ये ध्वनिवादी आचार्य थे और आप ये भी कह सकते हैं कि इनके आश्रयदाता भोंसले नरेश थे। भोंसले जो थे ना महाराष्ट्र में, भोंसले नरेश इनके आश्रयदाता थे।
अब अगर भोसले शासकों की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको भोसले शासक मिलेंगे, लेकिन जो फेमस नाम तो नहीं है, लेकिन मकरंद शाह नाम के जो भोसले थे, राजा मकरंद शाह, उनके पास इनका रहना रहा है। किसका? चिंतामणि का। तो आपने देखा ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। भोसले नरेश राजा मकरंद शाह के पास आश्रय में रहते थे और इनका नाम मणिमाल है। वैसे इनको रसवादी आचार्य भी कहा जाता है, रसवादी आचार्य भी कहते हैं। ये थोड़ा सा आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। चिंतामणि को लेकर के जो भी साथी लाइव क्लास देख रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी इश्यू है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें सूचित कर दें, और जो भी प्रश्न आपके हों वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके प्रश्नों का बड़ा इंतज़ार रहता है। ओके जी, हो गया। आगे चलें। चिंतामणि त्रिपाठी 1600 से 1685 में जन्मेंगे। तेकवापुर कानपुर में इनका जन्म हुआ है। मकरंद शाह के आश्रय में रहे हैं। ध्वनिवादी आचार्य हैं, रसवादी आचार्य। हिंदी में तो पहले ध्वनिवादी कहे जाते हैं वैसे। और एक बात है कि इनका जन्म जो है ना वो तिकवापुर में हुआ था, तो इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। और जो रत्नाकर त्रिपाठी है ना, इनके 4 पुत्र थे। कितने साहब? 4 पुत्र। कौन कौन? चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, उसके अलावा सर, उसके अलावा मतीराम, तीसरा पतिराम है जिसको हम भूषण कहते हैं, कवि भूषण, और चौथा है जटाशंकर। ये जटाशंकर है ना, ये कवि नहीं है, ये याद रखिएगा कि ये कवि नहीं है, लेकिन ये जो तीनों भाई हैं, ये तीनों की तीनों भाई कवि रहे हैं। ये तीनों के तीनों कवि थे। तो एक तरह से देखा जाए तो रत्नाकर त्रिपाठी का घर तो बिल्कुल कविता की शाला है। सबसे बड़ा बेटा चिंतामणि, उससे छोटा बेटा मतीराम, उससे छोटा बेटा भूषण, तीनों ही कवि हैं। जी भगवती काजला जी नमस्कार। संजू सैनी जी गुड आफ्टरनून। कोई भी इश्यू हो बेटा आपका तो बोल दिया करो, है ना। कोई भी पूछना हो प्रश्न तो पूछ लिया करो। पीडीएफ साथ में आपको मिली रही है, तो साथ में पीडीएफ भी, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको ऐसे कैसे पीडीएफ भी मिल जाती है साथ के साथ। आराम से अच्छे से नोट्स बनाओ, कोई कमी नहीं रहे। अच्छा काम करो। ग्रेड 1 ग्रेड 2 की वैकेंसी आने को है। आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप जीत जाएंगे, और विजेता होना बड़ी चीज़ है। बेरोजगारी का दंभ तोड़ना है, बेरोजगारी को हराना है। चलिए अब हम बात करेंगे इनकी रचनाओं को लेकर के। तो देखिए साथियों, रचनाओं की बात करें, हेडिंग डाल देता हूं मैं, चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं। और रचनाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिस रचना को, उसका नाम है रसविलास। ये बहुत फेमस रचना है रसविलास। 1643 ईस्वी में लिखी गई है, और ये रीति काव्य की प्रवर्तक रचनाओं में से एक है। रीति काव्य की प्रवर्तक रचनाओं में से एक है। मतलब इसको रीतिकाल की प्रवर्तक रचनाएं जो है ना, जैसे केशवदास की कवि प्रिया, कपाराम की हितरंगिणी, चिंतामणि की रसविलास, मतीराम की रसराज, काउंट की जाती है, उसमें है।
टेस्ट नहीं हो रहे हैं। टेस्ट को लेकर के देखिए ऐसा है, ये ऐप में है ना टेस्ट की बड़ी समस्या है। क्या होता है, डायरेक्ट टेस्ट डालते हैं ना तो इसमें ऐप में डायरेक्ट टेस्ट लगते नहीं हैं, पहले यूनिकोड में डालना पड़ता है। इसके बारे में हमने कहा भी है, बहुत बार कहा भी है हमने एपेक्स को भी कि थोड़ा टेस्ट का सुधार करवाओ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसमें। होना तो चाहिए, देखते हैं कुछ होगा। रीति काव्य की प्रवर्तक रचनाओं में से एक है कौन सी, रस विलास। ये याद रखनी चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रस मंजरी और श्रृंगार मंजरी, रस को लेकर है तो रस मंजरी है, और श्रृंगार रस का अद्भुत वर्णन है तो श्रृंगार मंजरी है। 3 रचनाएं तो आपको ये दिखे गई हैं। रस विलास इंपॉर्टेंट कौन सी है, रस विलास। बाकी रस मंजरी और श्रृंगार मंजरी भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम और रचनाओं पे आएंगे तो एक रचना है जिसका नाम है चिंतामणि रामायण। चिंतामणि रामायण, ये जो चिंतामणि रामायण है ये रीतिकाल की राम भक्ति की तृतीय रचना है। आप कहेंगे सर तीसरी रचना कैसे है? पहली रचना आपको पता है केशव दास की है, रामचंद्रिका, और दूसरी रचना आपको पता है कवित्त रत्नाकर है, सेनापति की। अगर कवित्त रत्नाकर और रामचंद्रिका दोनों को हटा दें तो तीसरे नंबर पे यही आती है, कौन सी, चिंतामणि रामायण। ये राम भक्ति के ऊपर थी। ठीक ऐसे ही एक रचना कृष्ण भक्ति को लेकर है, इसका नाम है छंद विचार पिंगल। ये जो रचना है ना ये कृष्ण भक्ति पर आधारित है, कृष्ण चरित्र का वर्णन है इस रचना में। पिंगल का मतलब समझते हैं, ब्रज और अपभ्रंश दोनों जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं पिंगल। तो ये पिंगल रचना है, मतलब पिंगल भाषा आप कह सकते हैं इसको। एक इसकी रचना है जिसका नाम है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु, ये जो रचना है ना कविकुल कल्पतरु, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक पंक्ति फेमस है, रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। बुध मतलब बुद्धि, बरनत मतलब वर्णन किया है। कवि चिंतामणि कहते हैं कि मैंने जो कवित्व है उसकी भाषा और उसकी रीति को अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। जैसा मेरे पे आता है, जैसी बुद्धि मेरी जानती है, उस बुद्धि के अनुसार मैंने वर्णन किया है। किसको? कवित्व की रीति को और कवित्व की सुभाषा को। ठीक है, तो रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुद्धि अनुसार, ये पंक्ति है। वैसे काव्य प्रकाश जो है ना मम्मट का, वो हिंदी में इन्होंने लिखा चिंतामणि ने, मम्मट का काव्य प्रकाश, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आपके काम की बात नहीं है। काव्य प्रकाश तो मम्मट है, संस्कृत की रचना है, तो यहाँ उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि मम्मट का काव्य प्रकाश भी इसमें आएगा। ओके साथियों, इसको आप एक बार लिख दीजिएगा, इसको आप एक बार लिख दीजिएगा। हो गया जी। तो ये कहानी थी चिंतामणि को लेकर के।
टेस्ट सीरीज नहीं है उसमें, टेस्ट सीरीज दे देंगे आपको, आप चिंता ना करें। अभी थोड़ा सा एग्जाम का माहौल आने दो, टेस्ट सीरीज आपको दे देंगे, है ना, उसकी टेंशन नहीं करें। तो ये आपने लिखा। अब यहां पर आप एक बात और याद रखिएगा कि जो चिंतामणि है उनकी रचनाओं में, ये हमने जो रचनाएं पढ़ी हैं, रसविलास, रसमंजरी, श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि रामायण, छंद विचार पिंगल, कविकुल, कल्पतरु, ये रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ एक यहां पर बढ़िया चीज ये भी है, बेटा बेटा बदमाशी नहीं करती ना, नहीं, सबको नमस्ते करो, नमस्ते करो, सबको नमस्ते करो, हाँ नमस्ते करो। अभी आपने रख दो इसको, कर लिया नमस्ते, उधर देखो, उधर नमस्ते करो, इससे नहीं छेड़ दे, गुस्सा, अरे 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 गुस्सा रहा, दे रहे, लो लो, चलो चलो, अब जाओ जाओ जाओ, अब चलो चलो चलो, इसको ले लेना थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर लेना, अभी थोड़ी देर मैं क्लास ले लूँ ना बेटा। ये हमारा काव्यांग है साहब, बेटा है, बदमाशी करता है। आगे देखिएगा, एक आपको नोट डालना है। वो नोट क्या है कि चिंतामणि द्वारा काव्य में अनुकरण कैसे किया है। अनुकरण, एक रचना तो है रसमंजरी, इसकी ये भानुदत्त वाली है, भानुदत्त की रसमंजरी, और एक जो है कुवलयानंद, ये अप्पय दीक्षित की है, और एक रचना है चंद्रालोक, ये जयदेव की है। ये 3 रचनाएं हैं जिनका अनुकरण किया है। मतलब चिंतामणि ने 3 रचनाओं का अनुकरण किया है, रसमंजरी भानुदत्त की, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की, और चंद्रालोक जयदेव की। ये 3 रचनाएं हैं जिनका अनुकरण किया है। प्रसिद्ध पंक्ति लिख देता हूं मैं आपको, प्रसिद्ध पंक्ति, प्रसिद्ध पंक्ति लिखिएगा। आँखी ने मूंदी वे के मिशवान, आँखी ने मूंदी वे के मिशवान, अचानक पीठ उरोज लगावे, कैसे कहूं मुस्काए चिते, अगराए अनुपम अंग दिखावे, कैसे कहूं मुस्काए चिते, अगराए अनुपम अंग दिखावे। ये प्रसिद्ध पंक्ति है। जो नायिका है उसके श्रृंगार, उसकी क्रियाओं पर आधारित है। क्या है उसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं, एक बार आप लिखिएगा। आंखें ने मूंदवे, मूंदवे है ये, मूंदे नहीं, आंखें ने मूंदवे के मिश आनी, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा इसको, आंखें ने मूंदी वे के मिश आनी, आंख बंद करने, आंख मूंदने के बहाने, मिश मतलब बहाने, आंखें ने मूंदी वे के मिश आनी। सही कर लो आप एक बार।
आंखें ने मूंदी वे के मिश आनी, अचानक पीठे उरोजे लगावे, कैसे कहूँ मुस्काए चिते, अगुराए अनुपम अंग दिखावे। ओके, अर्थ सुनिएगा। नायिका क्या करती है, नायक के पीछे से आती है, नायक बैठा उसके पीछे से आती है और उसकी आंखों को मूंदती है ऐसे। आंखें ने मूंदी वे के मिश आनी, नायक की आंखों को मूंदने के बहाने से उसकी पीठ के पीछे से ऐसे उसको मूंदती है आंखों को। अचानक, एकदम जल्दी से, अचानक, तो पीठ ही उरोजे लगावे। इस तरह नायिका के जो स्तन हैं वो नायक की पीठ पर स्पर्श पाते हैं, यानी नायिका आंख मूंदने के बहाने नायक की पीठ पर उरोज का स्तन का स्पर्श करा देती है। कैसे कहूँ मुस्काए चिते, कवि कहता है कि मैं उससे आगे क्या बताऊं, मुस्कुरा कर के वो चित्त से अगराए अनुपम अंग दिखावे, अंगड़ाई लेते हुए अपने अनुपम अंगों को दिखाती है। यानी एक श्रृंगार की पंक्ति है, इसमें श्रृंगार रस है। और आपको पता है कि ये रसवादी आचार्य हैं, रस पर इनका ध्यान रहा है, तो ये रस की ही पंक्ति है। मैंने आपको लिखा है ना कि रसवादी आचार्य हैं, तो ये रस की ही पंक्ति है। नायिका के जो क्रियाकलाप है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो मैं समझता हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। ये चिंतामणि है। ये भाई साहब कौन से कवि थे, इनका नाम है चिंतामणि। ओके, चलिए एक बार दोबारा समझाएं क्या थी कहानी। देखिएगा, नाम है चिंतामणि त्रिपाठी, यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी ब्राह्मण हैं। 1685 इनका समय रहा है और तिकवापुर कानपुर में जन्मे हैं, मणिमाल उपनाम है। साइड गाड़ी ये चल नहीं रही क्या आपकी स्लाइड? चल रही है, नहीं चल रही है? चल तो रही है, ठीक है। तिकवापुर कानपुर में जन्मे हैं, मणिमाल उपनाम है, ध्वनि और रसवादी आचार्य माने जाते हैं। आस्यदाता भोंसले हैं, मकरंद शाह राजा हैं। रत्नाकर त्रिपाठी घर जन्मे हैं। 4 पुत्रों में चिंतामणि सबसे बड़े हैं। उसके अलावा मतीराम, भूषण और जटाशंकर भी हैं। आगे की बात करें, चिंतामणि ने रसविलास, रसमंजरी, श्रृंगार मंजरी लिखी है। रसविलास इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीति की प्रवर्तक रचनाओं में से एक मानी जाती है ना, 1646 में आई थी। उसके अलावा चिंतामणि रामायण छंद विचार पिंगल और कविकुल कल्पतरु है। देखिए, चिंतामणि रामायण राम पर है, छंद विचार पिंगल कृष्ण पर है। तीसरी राम भक्ति रचना रीतिकाल की, क्योंकि पहली रामचंद्रिका थी केशवदास की और दूसरी जो है कवित रत्नाकर थी सेनापति की। कविकुल कल्पतरु की ये पंक्ति फेमस है, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्धि अनुसार। चिंतामणि ने रसमंजरी भानुदत्त का अनुकरण किया है। उसके अलावा कुबलानंद, अप्पय दीक्षित और चंद्रलोक जयदेव, इन 3 रचनाओं का विशेष रूप से अनुकरण किया है। प्रसिद्ध पंक्ति है, आंखें मूंदी वे के मिशाने, अचानक पीठ उरोज लगावे, कैसे कहूँ मुस्काए चिते, अगराए अनुपम अंग दिखावे। पंक्ति ढंग से याद नहीं हो पाए तो थोड़ा बहुत याद रखना कि आंख मूंदने के बहाने पीछे से नायिका आती है, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलें, ये आपकी कहानी पूरी हुई चिंतामणि त्रिपाठी को लेकर के। अगले की ओर चलते हैं। अगला जो कवि है साथियों, उसका नाम है मतीराम। चिंतामणि का छोटा भाई है, इसका नाम है मतीराम। मतीराम आप जानते हैं कि चिंतामणि से छोटा है, इसका मतलब जन्म तो चिंतामणि के बाद ही हुआ है। और हम कह सकते हैं कि चिंतामणि से 4 साल छोटा था, यानी कि इनका जीवन काल 1604 ईस्वी शुरू होगा और 1701 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। जन्म स्थान, पिता का नाम, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्म स्थान तेकवापुर कानपुर यूपी है। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। ये जो कुछ चिंतामणि में लिखा था आपने वही है। चिंतामणि का उपनाम लिखा आपने मणिमाल, यहाँ पे इसका उपनाम लिखेंगे आप पुराने पंथ का पथिक।
पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है किसको? मतीराम को। तो ये आप याद रखें, पुराने पंथ का पथिक। अगर आस्यदाता पे आएंगे तो जैसे वहां पे भोंसले नरेश, मकरंद शाह, चिंतामणि का आस्यदाता थे, ऐसे यहां बूंदी नरेश है भाव सिंह हड़ा। बूंदी नरेश जिनका नाम है भाव सिंह हड़ा, हड़ा राजपूत हैं, उनके द्वारा इनको आश्रय दिया गया था। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा मुख्य आश्रयदाता कौन है, तो भाव सिंह हड़ा है। इसके अलावा अगर भाव सिंह हड़ा को हम छोड़ दें तो इसके अलावा अगर हम गौर करेंगे तो एक स्वरूप सिंह बुंदेला है और एक कुमायूं नरेश है ज्ञानचंद। कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद और एक स्वरूप सिंह बुंदेला। स्वरूप सिंह बुंदेला, बुंदेला शासक हैं, ये भी राजपूत हैं, ये भी इनके आश्रयदाता रहे। लेकिन भाव सिंह हड़ा मेन है भाई साहब। अगर आपसे कोई डायरेक्ट आश्रयदाता पूछे ना तो आप यही बता दीजिएगा कि भाव सिंह हड़ा ही है, क्योंकि होने को तो और भी रहे हैं। एक शंभू सिंह सोलंकी थे, शंभू सिंह सोलंकी, ये भी आश्रयदाता रहे हैं। जहांगीर से प्रभावित थे ये, उनको भी कुछ लोग बोल देते हैं साहब। बाकी जहांगीर की आज्ञा पे तो उन्होंने फूल मंजरी रचना लिखी है। अब ये जो है ना, ये सारे के सारे इनके आश्रयदाता है। तो इसके आधार पर जो है रचनाएं आपको मिलेंगी। क्योंकि अब देखो, जैसे भाव सिंह हड़ा है, ज्ञानचंद है, स्वरूप सिंह है, शंभू सिंह सोलंकी है, तो ये सारे के सारे राजा हैं, है ना। एक वो भोगनाथ आएंगे, एक 1681 में मतीराम सत्सई आई थी भोगनाथ के आश्रय में, तो एक भोगनाथ भी आएंगे। बूंदी नरेश भाव सिंह हड़ा के आश्रय में उन्होंने ललित ललाम रचना लिखी थी, ललित ललाम। और शंभू सिंह के आश्रय में जो है व्रत कौमुदी लिखी थी। इधर इसके आश्रय में अलंकार पंचाशिका लिखी थी। तो ये रचनाएं हैं ना, इनके आश्रय में लिखी गई हैं। मुख्य बात ये है, तो जिसके आश्रय में जो लिखा है वो बात तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, यस या नो। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि किसके आश्रय में क्या लिखा है। ओके, आगे मैं आपको बता दूंगा भाई ललित ललाम इसके आश्रय में लिखी है। इसके आश्रय में छंदसार लिखी है। इसके आश्रय में मतीराम सत्सई लिखी है, मतीराम सत्सई। इसके आश्रय में अलंकार पंचाशिका लिखी है। और इसके आश्रय में व्रत कौमुदी लिखी है। और एक बात बताऊं अभी आपको, एक रचना आएगी फूल मंजरी, वो जहांगीर की आज्ञा पे लिखी थी। तो ये तो अलग अलग आश्रयदाता के ऊपर अलग अलग रचनाएं लिखी गई हैं, पर इन रचनाओं की अभी बात कर रहे हैं अपन एक एक की। कौन सी रचना कब किसके आश्रय में लिखी है उस पर बात करेंगे, है ना। ये तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट हिंट दी है, बाकी मैं भी आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या है ये ना। ये व्रत कौमुदी, आपको दिख नहीं रहा सही तरह से, ये इसका नाम है व्रत कौमुदी। व्रत कौमुदी, ये व्रत कौमुदी है ना, ये स्वरूप सिंह के आश्रय में लिखी। तो ठीक है, वन बाय वन चलते हैं, अपन एक एक पे बात कर लेते हैं। अब मतीराम की रचना क्या यही है? नहीं, ये रचनाएं तो हैं, पर मतीराम की जो सबसे फेमस रचना है जिसकी वजह से इनकी ज़्यादा प्रसिद्धि रही है, वो रचना है ना, वो है रसराज। तो रसराज का नाम यहाँ पे कहीं आया ही नहीं अभी तक। तो ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले
रीति की प्रवर्तक रचनाओं में जैसे चिंतामणि की रसविलास आई थी, ऐसे ही अगर मतीराम की रचनाएं आप पढ़ेंगे तो पहली रचना हम लिखेंगे रसराज। आप कहेंगे सर इसकी क्या कहानी है? ये 1633 से लेकर के और 1643 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी और ये रीति काव्य की प्रवर्तक रचनाओं में से एक है। जैसे उधर रसविलास थी ना चिंतामणि की, ऐसे रसराज भी उसी होड़ में है। अलग रीति काव्य की प्रवर्तक रचना आपको पता है हितरंगिणी है कृपाराम की, रीति काव्य की प्रवर्तक रचनाओं में से एक है। ठीक है। दूसरी बात यह कि बच्चन सिंह ने इसको, जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको कहा, क्या कहा? रीति काव्य की प्रथम रचना, फर्स्ट रचना कहा रीति काव्य की बच्चन सिंह ने, बाकी है नहीं, है तो कृपाराम की हितरंगिणी। और इस रचना की पंक्ति है जो फेमस है, सोविश्रब्ध न बोढ़यों वर्णत कविरस रीति। मैंने तो विश्रब्द भाव से नवोढ़ कवि के रूप में, नए कवि के रूप में रस की रीति का वर्णन किया है। ये इसकी फेमस पंक्ति है। किसकी? रस विलास की। दूसरी जो रचना है जिसका नाम है ललित ललाम। ये जो ललित ललाम रचना है ये बूंदी नरेश भाव सिंह हड़ा के आश्रय में लिखी। मैंने आपको अभी बोला ही था कि बूंदी नरेश भाव सिंह हड़ा के आश्रय में लिखी है। कौन सी? ललित ललाम। ये भी फेमस रचना रही है किस ज़माने में, है ना, बहुत अच्छी रचना रही है ये। इसमें 100 अलंकारों का विवेचन है। वैसे बढ़िया सुंदर रचना है उस जमाने की, ललित ललाम। अभी हम बात करेंगे कि छंदसार, व्रत कौमुदी, मतिराम सस्वई, व्रतसार, सब व्रत कौमुदी सबकी बात करेंगे। एक एक को लिख रहे हैं। पहले रसराज लिखो आप, उसके बाद में ललित ललाम लिखो। हो गया? आगे चलें साथियों। जी, इसके बाद अगली जो रचना है नंबर 3 मैं लिख रहा हूं। फूल मंजरी लिख देता हूं पहले। फूल मंजरी 1619 ईस्वी में आई थी। क्या है इसकी कहानी? जहांगीर की आज्ञा पर लिखी। और दूसरी बात, एक फूल पर 60 दोहे वर्णित है। एक फूल पर 60 दोहे लिखे गए हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा छंदसार, व्रत कौमुदी, अलंकार पंचाशिका और एक रचना और मतीराम सतसई।
देखिए मतिराम सत्सई जो है वो 1681 ईस्वी में आई है, भोगनाथ के आश्रय में लिखी। ठीक है। अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में, हमने भी लिखा था ना, ये देखिए इधर आप, ये देखिए अलंकार पंचाशिका कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के आश्रम में, और मतिराम सत्सई भोगनाथ के आश्रम में। इसके अलावा शंभू सिंह और स्वरूप सिंह बुंदेला, तो शंभू सिंह के आश्रय में आप रचना देख सकते हैं, छंदसार है, और स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में व्रत कौमुदी है। तो बुंदेला साहब के आश्रय में यहाँ पे हम लिखेंगे स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में, और यहाँ हम लिखेंगे शंभू सिंह सोलंकी के आश्रय में लिखी। आश्रयदाता बदलते थे, रचनाएं बढ़ती जाती थी। रीतिकाल की विशेषता है कि जितने आश्रयदाता ज़्यादा होंगे रचनाएं उतनी बढ़ती जाएंगी। आप सभी इस बात को जानते हैं। समझ गए? आगे चलें। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर हम आए तो पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो तो ये कि हमने जब हिंदी नवरत्न किताब पढ़ी थी 1910 मिश्र बंधुओं की, तो हमने देखा था कि मिश्र बंधुओं ने क्या, मिश्र बंधुओं ने मतिराम जो है ना, इस मतिराम को हिंदी नवरत्न कहा था, लेकिन मतिराम के साथ वहां पे भूषण भी शामिल था। तो मतिराम बंधु कौन कौन से? केवल दो। मतिराम बंधु तो कैसे बोलेंगे इसको, मतिराम व भूषण को त्रिपाठी बंधु के रूप में हिंदी नवरत्नों में स्थान दिया है। यानी हिंदी के जो नवरत्न बताए थे, केशव, कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रवरदाई, उसमें आप देखेंगे तो वहां पे मतिराम बंधु और भूषण दोनों मिला के एक नाम दिया, त्रिपाठी बंधु। उसके अलावा देव को कहा, बिहारी को कहा। ठीक है, ये 9 लोग थे जिनको मिश्र बंधुओं ने अपनी किताब में हिंदी नवरत्न नाम दिया था। उसमें मतिराम भूषण को संयुक्त रूप से त्रिपाठी बंधु कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काव्य में चलती हुई सी भाषा की काव्य व्यंजना
पद्माकर के बाद मतीराम के पास मिलती है, अन्यत्र नहीं। यानी जो चलती हुई सी भाषा है, सरल सहज भाषा जो है, वो या तो पद्माकर के काव्य में मिलती है, या पद्माकर को छोड़ दें तो ऐसी फिर सरल जो व्यंजना है वो किसके पास मिलेगी? मतीराम के पास। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल की एक पंक्ति और याद आती है, पहले आप इसको लिखो। रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा था कि दाम्पत्य जीवन की निष्कपट, निरीह और सरल अभिव्यक्ति है ना, वो मतीराम को छोड़कर किसी के पास नहीं मिलती। ये अपने अकृत्रिम भावों के लिए विख्यात थे। ये पंक्ति भी रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम के लिए बोली है। पहले आप इसको लिख दो एक बार, इसकी प्रसिद्ध पंक्ति भी लिखा देता हूँ मैं आपको फिर। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके रिवांगन चार गोराई। पहले इसको लिख दो आप एक बार। चलती हुई जो भाषा है उसकी सरल व्यंजना, काव्य व्यंजना या सरल व्यंजना भी कह सकते हैं, वो पद्माकर के अलावा कहीं नहीं फिर मतीराम में मिलेगी आपको। ओके। आगे चलें। ठीक है। अगली बात, तीसरा पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अपने अकृत्रिम भावों के लिए, मतलब अकृत्रिम मतलब बनावटी नहीं है, एकदम सीधे सीधे सरल सरल भाव, ये अपने अकृत्रिम भावों के लिए विख्यात थे। दाम्पत्य जीवन की ले देता हूं, दाम्पत्य जीवन की निष्कपट, निरीह व सरल अभिव्यक्ति केवल मतीराम के काव्य में मिलती है। ये भी आप याद रखिएगा, केवल मतीराम के काव्य में मिलती है। और प्रसिद्ध पंक्ति भी लिख दीजिए आप मतीराम की। प्रसिद्ध पंक्ति, कुंदन को रंग फीको लगे। नायिका के रंग के सामने कुंदन जो रत्न है ना, उसका नग भी फीका रत्न का रंग भी फीका लगता है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अरु आंगनु चार गोराई। आंगन में चारों तरफ उसकी गोराई, उसकी लालिमा झलकती है, सुंदरता झलकती है। किसकी? नायिका की। इसलिए कुंदन का रंग भी फीका लगता है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है मतीराम की, इसको भी आप लिख दीजिएगा। बहुत अद्भुत कवि है, सामान्य नहीं है साहब। हाँ, एकदम ढंग से इसको लिख दीजिएगा।
समझ में आ गया? तो एक बार फिर बात कर लेते हैं मतीराम पर। अगर हम मतीराम पर आते हैं तो हम पाते हैं कि 1604 से 1701 के बीच इनका जीवन काल रहा। पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है। बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा, कुमार नरेश ज्ञानचंद, स्वरूप सिंह बुंदेला, समूह सिंह सोलंकी और भोगनाथ ये आश्रयदाता रहे। लेकिन मेन आश्रयदाता आप याद रखना बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा, ये याद रखना है, जिसके आश्रय में ललित ललाम लिखी है। रसराज रीति काव्य की प्रवर्तक रचना है, जिसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीति की पहली रचना कहा था। और उस समय ये पंक्ति बहुत फेमस हुई थी, सो विश्रब्ध नवोड योग वर्णत कवि रचरित। ललित ललाम भाव सिंह हाड़ा का आश्रय में आई है, 100 अलंकारों में है। फूल मंजरी जहांगीर कहने पे लिखी है 1619 में, 60 दोहे हैं। छंदसार जो है समूह सिंह सोलंकी कहने पर है। व्रतकौमुदी जो है वो स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में है। अलंकार पंचाशिका कुमार नरेश ज्ञानचंद के आश्रय में है। मतिराज रसाई भोगनाथ के आश्रय में 1681 में अंतिम रचना है ये। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों में ये कि मिश्र बंधुओं ने जब केशव, कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रवरदाई, देव और बिहारी ऐसे कवियों को नाम दिया था, सूरदास, तुलसीदास 9 कवि दिए, 8 ही हो गए। 9वां नाम दिया त्रिपाठी बंधु का, जिसको मतीराम भूषण के रूप में कहा गया। इसके अलावा रीति काव्य में जो चलती हुई काव्य भाषा है वो पद्माकर के अलावा मतीराम के पास मिलती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि अकृत्रिम भावों के लिए विख्यात हैं। इनके भाव एकदम सहज है, कृत्रिमता नहीं है। दाम्पत्य जीवन की जो निष्कपट, निरीह और सरल अभिव्यक्ति है वो मतीराम के पास ही मिलती है। और मतीराम की जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो ये है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अरु आंगन चारु गोराई। कुंदन का रंग भी फीका लगता है, जब नायिका आंगन में होती है तो उसके चारों तरफ उसकी गोराई, उसका पीलापन झलकता है। तो ये सारी बातें थी आज की क्लास में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चिंतामणि और मतीराम हमने पढ़ा। कल अगले कवि भूषण को लेकर के आपके बीच क्लास होगी। काव्यांग एजुकेशन ऐप के साथ जुड़े रहिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताते रहिएगा। कोई भी समस्या अगर आपको दिखे तो ज़रूर हमें बताएं, निश्चित रूप से आपकी पूरी मदद की जाएगी। और चिंतामणि के पिता का नाम रामसाय नहीं है, नहीं रामसाय नहीं है, भगवती काजदास जी, इसको सही कर लेना। रामसाय जो है ना वो निराला के पिता का नाम है रामसाय त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनके पिता का नाम है रामसाय त्रिपाठी। और चिंतामणि मतीराम भूषण के पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। हो सकता है कभी भूल गया हो सकता है भूल गया हो जल्दी में। बाकी निश्चिंत रहें आप, ठीक है ना। तो आज की क्लास को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहिएगा, साथियों को भी जोड़िएगा। ऑनलाइन क्लासेज हमारी इस तरह से केवल यहीं पर चलती है और किसी भी मंच पर उपलब्ध नहीं है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू।